नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट वीकली शो प्रॉपर्टी जंक्शन, जिसमें प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई तमाम खबरों का हम लोग यहां पर विश्लेषण करते हैं और अपने एक्सपर्ट के जरिए उसको बेहतर तरीके से यहां पर और समझने की कोशिश करते हैं। आज भी वो क्रम सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और इन सभी खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान, प्रॉपर्टी मार्ट के फाउंडर सुरेंद्र खारिया सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। नमस्कार, थैंक यू सो मच। चलिए शो शुरू करते हैं। उससे पहले देख लें कि ऑन द शो में कौन कौन सी खबरें हैं, यानी कि आज के शो में हम लोग कौन कौन सी खबरें शामिल कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे, नोएडा एयरपोर्ट के पास जमीनों के दाम बढ़ गए हैं। जी हाँ, कितने बड़े हैं दाम, उसके बारे में हम लोग रुक करेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है, घर बनाना होगा महंगा। जी हाँ, कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है। यूएस ईरान के बीच में जो जंग शुरू हुई थी उसकी जो आंच है वो यहाँ पर भी, इस सेक्टर पर भी आ गई है। कितनी बड़ी है कॉस्ट, उसको भी हम लोग यहाँ पर आज जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फिर जानेंगे स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस माफ़ की गई है, कहाँ पर और क्यों हुआ है ऐसा, क्या वजह रही है इसके पीछे, इसको भी हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। फिर जानेंगे ऑफिस रियल एस्टेट पर गहराया संकट। जी हाँ, क्या संकट गहराया है, कितना गंभीर है, एक रिपोर्ट आई है, उसको भी हम लोग टटोलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऑफिस स्पेस में यहाँ पर मौके जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। इसके अलावा फिर बात करेंगे रीट्स निवेशकों को मिला है गिफ्ट। जी हाँ, किस तरह का गिफ्ट मिला है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के निवेशकों को, यूनिट होल्डर्स को, उसको समझेंगे। इसके अलावा और भी कई सारी खबरें होंगी, उसको भी अपने शो में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज पहली खबर से। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उड़ानों के लिए तैयार होने के बाद ग्रेटर नोएडा और आसपास के इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। निवेशकों और घर खरीदने वालों की रुचि बढ़ने से यहां पर रियल एस्टेट बाजार में नया उछाल आया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सभी श्रेणियों की जमीन और संपत्तियों की दरों में करीब 3.5% की बढ़ोतरी यहां पर की है। विशेषज्ञों का मानना है कि एयरपोर्ट शुरू होने से क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे भविष्य में प्रॉपर्टी की मांग और कीमतें और बढ़ सकती हैं। यमुना एक्सप्रेसवे और आसपास के सेक्टर निवेश के बड़े केंद्र बन रहे हैं। हालांकि बढ़ती कीमतों से आम खरीदारों के लिए घर खरीदना महंगा होता जा रहा है। सर, सबसे पहले तो ये जानेंगे, पिछले हफ्ते ही प्राधिकरण ने प्लॉट्स भी यहाँ पर जारी किए थे, उनके रेट्स यहाँ पर जारी किए थे, जिनकी कीमतें जो थी, जो सबसे वैल्यूएबल, जब से सबसे ज़्यादा जो महंगा जो प्लॉट है वो 750 करोड़ रुपए के आसपास था। अभी क्या ये थोड़ी सी जल्दबाजी लग रही है रेट बढ़ाना यहाँ पर, या फिर उसको दिखाना यहाँ पर, पोर्ट्रे करना? देखिए, जब हम सर्कुलेट बढ़ाने की बात करते हैं तो इंडिया में खासकर ये डिफरेंस रहता है जो मार्केट के रेट रहते हैं और जो कि सर्कुलेट रहते हैं। मार्केट रेट जनरली सर्कुलेट से काफ़ी ऊपर होते हैं और सरकार समय समय पर कोशिश करती रहती है कि किसी भी तरीके से हम उन रेट्स की तरफ बढ़ें जो कि एक्चुअल मार्केट रेट हैं, ताकि जो स्टैम्प ड्यूटी है या बाकी जो सरकार को जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, वो बराबर से मिलता रहे। तो वो टाइम पे वो सर्कुलेट को इंक्रीमेंट करती रहती है। ऑल्दो वो जो मार्केट रेट होता है उस तक पहुंच नहीं पाते हैं, स्टिल वो अपनी कोशिश पूरी करते रहते हैं। तो इससे मार्केट को बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है जो सर्कुलेट बढ़े हैं। हाँ, जो बड़ी योजनाएं लेके आ रहे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ योजनाएं लेके आ रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे बहुत उभरता हुआ एरिया है जहाँ की योजनाएँ आनी भी चाहिए और जहाँ की डेवलपमेंट होना भी चाहिए। तो इस तरह की बड़ी योजनाएं आएंगी ही आएंगी और लोग उस पर इंटरेस्ट दिखा भी रहे हैं। तो इस तरह की योजनाओं में कोई दिक्कत नहीं है, ये सक्सेसफुल होंगी। लेकिन सर, क्या लग रहा है कि जो मौजूदा इंफ्रा है वो क्या इस रेट को जो बढ़ोतरी की जा रही है वो जस्टिफाई कर रहा है? क्योंकि अभी ये रेट रहेंगे, जब इंफ्रा अभी इतना नहीं पहुंचा है, आगे चल के तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आसमान जो होगा उसको बिल्कुल चीरते हुए इसके रेट्स निकल जाएंगे। समय के साथ सब जगह के रेट बढ़ रहे हैं। अगर हम पूरे एनसीआर में बात करें तो यमुना एक्सप्रेस पे जो ऑथराइज कॉलोनी है उसमें हो सकता है सबसे सस्ता आज की तारीख में रेट वहाँ पे हों। तो अभी वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हुआ है, लोगों का बसना शुरू होगा, एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू होंगी, तो इन सब से बहुत इंफ्रा डेवलप होना है। अदरवाइज जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बना रहे हैं, इतनी चौड़ी रोडें बना रहे हैं, इतना बढ़िया पार्क्स बना रहे हैं कि वो अपने आप में बहुत एक देखने वाला शहर होगा, बहुत प्लान्ड शहर होगा। सो यहाँ पे तो रेट बढ़ना ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, रेट्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि इंफ्रा वाइज अगर देखा जाए तो लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, कई सारी योजनाएं आ रही हैं, बड़े ग्रुप्स भी यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सर, क्या अभी निवेशकों को अपना फोकस जो है वो यहाँ पर करना चाहिए, या फिर थोड़ा सा अभी दूसरी जगहों पर यहाँ पर ऑप्ट करना चाहिए जहाँ पर थोड़े से रेट्स कम हो? क्योंकि रेट्स यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं लगातार, नया सेंटर भी ये बनता जा रहा है। क्या कहना है सर इस पर? सर, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट का ये हमारे सबसे तो सही मौका है, क्योंकि जो रेट्स अभी हैं वो बेस रेट्स हो गए हैं, इसके बाद रेट को ऊपर ही जाना है।
तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान है जो कि एक डेवलपिंग एरिया में होता है, जहाँ की सबसे बढ़िया रिटर्न्स मिलते हैं, ROI की हम बात करते हैं, रेट ऑफ जो अपना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो सबसे बढ़िया वहीं मिलता है जो डेवलपिंग एरिया होता है। कोई भी डेवलपिंग एरिया में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं, तो आपको उसका बेनिफिट जो भी आप डेवलप्ड एरिया में करेंगे उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो वो जो यमुना एक्सप्रेसवे का एरिया आ रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ये सही समय है, और आप अगर प्लान कर रहे हैं तो बहुत सही प्लान कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आप जरूर करिए। नई योजनाएं, नए इंफ्रा, कई सारी चीज़ें हैं। सर जेवर जो है इस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या गुड़गांव को भी यहाँ पर पछाड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एनसीआर में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो हब है अभी रियल एस्टेट के लिहाज से, निवेश के लिहाज से, वो गुड़गांव बना हुआ है। जेवर के आने से, जेवर एयरपोर्ट के बन जाने से और जो इंफ्रा जैसे हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं उसके यहाँ पर डेवलप होने से क्या लग रहा है कि जो नया अट्रैक्शन बनेगा वो आपका जेवर ग्रेटर नोएडा यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है? अगर हम गुड़गांव की पूरी स्टोरी को देखें, गुड़गांव को डेवलपमेंट को देखें, तो सारा कुछ एयरपोर्ट के रहने से वहाँ पे सारा डेवलपमेंट का जितना भी बड़ी कंपनियाँ आई हैं उनको बड़ा बढ़िया रहा कि जो भी बाहर से कंपनी आ रही हैं उनको एयरपोर्ट्स के पास में एक स्पेस मिल रही थी जहाँ पे वो अपनी फैक्ट्री लगा सकते थे, अपने सेटअप्स को बना सकते थे। अब जो एरिया डेवलप हो रहा है यमुना एक्सप्रेसवे का, वो बहुत मॉडर्न तरीके से हो रहा है। जो कंजेशन हम बोल रहे हैं, ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम वहाँ पे चलती है गुड़गांव में, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। बहुत वाइड रोड हैं, अंदर भी एक्सप्रेसवे हैं, तो जो डिवाइडिंग सेक्टर्स हैं वो 100-120 मीटर्स की रोड्स पे हैं। सो इट्स ए ब्यूटीफुल सिटी इज़ कमिंग अप, एंड वो जो डेवलपमेंट है, जो इंफ्रा बना रहे हैं, वो अपने आप में बहुत यूनिक होगा। ये देखने वाली शहर होगा। आज से 10 साल बाद आपको बहुत डिफरेंट शहर देखेगा वो। सर दिल्ली एनसीआर में फिर यानी कि कह सकते हैं कि जेवर और जो ग्रेटर नोएडा है वहाँ पर गुड़गांव के मुकाबले ज़्यादा अट्रैक्शन बनता हुआ दिख सकता है, और गुड़गांव का थोड़ा सा अट्रैक्शन जो है वो हल्का सा कम होता हुआ दिख सकता है आगे चल के। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में लैंड भी अवेलेबल है, और किसी को नया सेटअप बनाना है तो वो गुड़गांव की जो प्राइजिंग है और यहाँ की प्राइजिंग लैंड की है, बहुत डिफरेंस है। तो इंडस्ट्रियल में जो आप देखें, अगर किसी को सेटअप करना है और उसको सस्ती लैंड कहीं मिलती है तो वो ज़्यादा उनके बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो अभी अगर हम देखते हैं कोई भी नए बड़े सेटअप्स आ रहे हैं, वो ज़रूर यमुना एक्सप्रेस से ज़रूर उसको अट्रैक्ट करेगा, और वहाँ पे इस तरह के इन्वेस्टमेंट जरूर आएंगे। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता हुआ यहाँ पर जेवर ग्रेटर नोएडा। चलिए देखते हैं अगली खबर की ओर क्या चल रहा है वहाँ पर। तो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और सप्लाई चेन में रुकावटों की वजह से भारत में निर्माण लागत 25% से ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई है। क्रेडाई और बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स के अनुसार सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, ग्लास और निर्माण रसायनों की कीमतों में भारी उछाल आया है, जबकि कई ज़रूरी सामग्री बाजार में अवेलेबल भी नहीं है। मजदूरों की कमी और बढ़ती परिवहन लागत ने परियोजनाओं की समय सीमा और बजट पर यहाँ पर दबाव जो है वो बढ़ा दिया है। डेवलपर्स का कहना है कि इससे कई प्रोजेक्ट्स की कमर्शियल वायबिलिटी जो है वो यहाँ पर इफेक्ट हो सकती है। क्रेडाई ने सरकार से रेरा समय सीमा में राहत देने की मांग भी की है, ताकि खरीदारों और बिल्डरों दोनों को यहाँ पर राहत मिल सके। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात लंबे समय तक बने रहे तो मकानों की कीमतें और बढ़ सकती हैं। इसके अलावा वैश्विक ब्रोकरेज फर्म नोम्यूरा की ताज़ा रिपोर्ट में ये चेतावनी भी दी गई है कि पेट्रोल, डीजल और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से सीमेंट कंपनियां जल्द ही सीमेंट के दाम जो हैं वो 5 से 7 रुपए प्रति बोरी तक यहां पर बढ़ा सकते हैं। सर क्या बिल्डर्स इस बढ़ोतरी का बोझ जो है बायर्स पर पास करेंगे, खासतौर पर जिनके पहले से ही यहाँ पर एक फिक्स प्राइस पर घर जो बुक हो रखे हैं यहाँ पर? नहीं, वो नहीं कर पाएंगे। वो एक लीगल डॉक्यूमेंट के साथ बंधे रहते हैं, बिल्डर बायर एग्रीमेंट के साथ बंधे रहते हैं। वो प्राइस फिक्स है। वो मार्केट में अगर इन सब चीज़ों की रेट कम हो रहे होते तो वो जो बिल्डर है वो उसको पास ऑन नहीं कर रहा होता जो बायर्स हैं। और ये जब 5 साल का प्रोजेक्ट होता है तो ऑलरेडी बिल्डर एक सर्टेन कैलकुलेशन लेके चलता है कि इस 5 साल में ये प्राइजिंग इतनी बढ़ेगी, रॉ मटेरियल इतना बढ़ेगा, और उस लिहाज से ही अपनी पूरी प्लानिंग करता है कि 5 साल में उसको रॉ मटेरियल कब किस रेट से खरीदना पड़ेगा। ये एक्सेप्शनल कंडीशन है कि एकदम से जो ग्लोबल क्राइसिस आई है उस पर 25% के आसपास का ग्रोथ आई है। इसका जो जॉल्ट है, इसका जो नुकसान है या जो इसकी भरपाई है वो बिल्डर को ही करनी पड़ेगी। बिल्डर्स के मार्जिन काफ़ी कम होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, उनको फ़र्क पड़ेगा। मतलब पहले से वो एक तरह से प्रिपेयर होते हैं कि आगे चल के यहाँ पर रेट जो है उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए जो बायर्स के ऊपर जो प्राइस यहाँ पर शिफ्ट करने की या फिर जो बोझ है वो शिफ्ट करने की यहाँ पर नौबत नहीं आएगी। सब ग्लोबल क्राइसिस की आपने बात की यहाँ पर 25% का, लेकिन इस जो इजाफा यहाँ पर किया गया है, क्या लग रहा है कि इसकी वजह से कितना ज़्यादा जो क्राइसिस है कितना गंभीर है और कितने लंबे समय तक यहाँ पर बना रह सकता है? ये युद्ध के ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है कि कितना लंबा एक हिस्सा है।
अगर रिफाइनरीज वगैरह जो वहाँ पे बनी हैं और उनको नुकसान होता है तो ये काफ़ी लंबा चलेगा, क्योंकि उनको फिर ठीक होना है, फिर ऑयल प्रोडक्शन शुरू होगा, फिर आना शुरू होगा। तो अगर हमारी डिपेंडेंसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे इतनी ज़्यादा है कि हम उसको किसी भी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते, और वो सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन है या रॉ मटेरियल कॉस्ट है, हर कुछ को इम्पैक्ट डालना है इसको। तो आप इसको थोड़ा सा लंबा ही लेके चलिए कि ये जो क्राइसिस है और जो प्राइस का एस्केलेशन है बढ़ा हुआ है, वो थोड़ा सा लंबे टाइम तक सस्टेन करेगा। और सर ये कितना डेंट कर देगा, क्योंकि यूएस ईरान का जो अभी ये चल रहा है, सीज फायर के मामले भी जो आ रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ बयानबाजी और लगातार कुछ ना कुछ बंदरगाहों पे कभी हमले हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो ये सर कितना लग रहा है कितना लंबा चलेगा और उसकी वजह से कितना डेंट हो सकता है यहाँ पर रियल एस्टेट बाजार में, क्योंकि दुबई में हम लोगों ने देखा काफ़ी प्राइसेस वहाँ पर भी गिरे थे। इनकेस अगर ऐसी सिचुएशन आती है, इंडिया पर कितना इम्पैक्ट होता है वो दिख सकता है। इंडिया पे इम्पैक्ट होने के जो रीजन्स हैं वो इस तरह से कि अगर जो एक्सपोर्टर्स थे इंडिया में उनका, या जो बिजनेसमैन हैं जिनकी फैक्ट्रियाँ लोकल भी हैं, वो मार्केट को देखते हुए अपने फंड्स को हल्का सा रोक रहे हैं, वो प्रॉपर्टी की तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। जो हाई वैल्यू या जो हाई सैलरी पेड जो टीम रहती है, उनकी स्टाफ रहते हैं, एम्प्लॉयज़ रहते हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा रोक रहे हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से, कि उनको पता नहीं, अनसर्टेनिटी है कि उनका जॉब कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा। ये बहुत अनसर्टेन पीरियड चल रहा है। तो यस, रियल एस्टेट मार्केट में इस तरह के जो कस्टमर्स का मूवमेंट है वो हल्का सा कम हुआ है, पहले से बहुत इम्पैक्ट आया है, अनसर्टेनिटी बढ़ी है, और इसका इम्पैक्ट मार्केट में ज़रूर आएगा। और उसका इम्पैक्ट तो कोई डाउट नहीं कि आएगा, या तो मार्केट स्टडी होगा या हल्का सा नीचे की तरफ मूव भी कर सकता है। शॉर्ट टर्म में इसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और अभी जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जंग लगातार सीज फायर की यहाँ पर बातें चल रही हैं, लेकिन कुछ उसका नतीजा नहीं निकल रहा है, तो अल्टीमेटली कई सारी चीज़ें इससे इफेक्टेड होती हुई दिख रही हैं। चलिए रुक करते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर के न्यू नागपुर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और न्यू आउटर रिंग रोड परियोजनाओं के लिए 637 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस यहां पर माफ कर दी है। सरकार का मानना है कि इससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है वो तेज होगी और परियोजनाओं को यहां पर जल्दी पूरा किया जा सकेगा। न्यू नागपुर परियोजना के तहत इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस सेक्टर विकसित किया जाएगा, जबकि 148 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड शहर की कनेक्टिविटी यहां पर मजबूत करेगी। इन परियोजनाओं से उद्योग, व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। सरकार निजी जमीन सीधे बातचीत के जरिए खरीदेगी। विशेषज्ञों का यहां पर कहना है कि इससे नागपुर को एक बड़े आर्थिक और इंफ्रा हब के रूप में भी विकसित करने की यहां पर मदद मिलेगी। सर, क्या मुंबई के बाद नागपुर प्रॉपर्टी जो है वहां पर एक नया हब बनता हुआ दिख रहा है आपको मुंबई के बाद? हाँ, नागपुर तो पहले से ही एक अच्छा डेस्टिनेशन है, सेंट्रल प्लेस है, जिसमें लोगों का काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करता है। ये जो स्टैम्प ड्यूटी में रिलैक्सेशन का है, ये सब चीज़ें छोटी छोटी जरूर लगती हैं, बट इनके इम्पैक्ट बड़े होते हैं। ये शो करता है कि वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या सरकार है, खासकर महाराष्ट्र सरकार है, वो चाहती है कि वो एरिया ढंग से डेवलप हो। यहाँ पे डिफरेंट बिल्डर्स आएँ, डिफरेंट तरीके से कंस्ट्रक्शंस हों, ऑफिस स्पेस डेवलप हों, फैक्ट्रियाँ डेवलप हों। तो वो उनका ये एक इंटेंशन शो करता है कि देखो, हम इंटेंट दे रहे हैं आपको कि हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन अपनी तरफ से दे रहे हैं। सरकार को इस ट्रांजेक्शन से जो मिलना चाहिए था वो पूरा छोड़ रहे हैं आपके लिए। तो इसमें लोगों को फील होता है कि हाँ, इंटेंशन ठीक हैं और डेवलपमेंट होना चाहिए। तो वो नेचुरली वो एक हब डेवलप हो रहा है और काफ़ी कुछ इससे इम्प्रूवमेंट नागपुर वालों को मिलेगा। लेकिन सर, क्या ये सही कदम है? क्योंकि और भी सरकारों ने ऐसे स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो माफ़ की हैं। क्या ये वायबल लगता है अगर एक तरह से कदम सरकार उठा रही है? हाँ, सरकार कर सकती है। देखिए, आज की तारीख में जो इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट का कंपटीशन है, उसमें हर स्टेट ये चाहता है कि जो भी कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो उनके स्टेट में आ जाएं। तो इस तरह की जगह आपको लैंड भी चाहिए, आपको इंफ्रा भी चाहिए। तो अट्रैक्शन लाना पड़ेगा, कोई ना कोई चीज़ का अट्रैक्शन लाना पड़ेगा कि आप यहाँ कोई क्यों आए। तो वो सारी चीज़ें, ये छोटे से आपके इम्पैक्ट डालते हैं लोगों को दिमाग में, और वो नेचुरली फ़र्क पड़ता है। और ये उनका ठीक कदम है। अगर नागपुर को डेवलप करना चाह रहे हैं तो इस तरह के छोटे कदम उनको उठाने होंगे। सो नागपुर के अलावा अगर टियर 2 और टियर 3 शहरों की अगर ग्रोथ की बात करें, वहाँ पर अगर ऐसी फैसिलिटी लाई जाती है, क्या लगता है कि उसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा कि वहाँ पर इस चीज़ का थोड़ा सा गलत इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, बेसिकली टियर 2 और टियर 3 सिटी में हमको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पर रॉ मटेरियल या मार्केट है या नहीं है। नागपुर के पास हम बात करें तो वो तो है, लेकिन अगर हम दूसरे कुछ शहर हैं उनके पास में वो पर्टिकुलर मार्केट है या नहीं है, जो प्रोडक्ट वहाँ बनाने की आप प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए मार्केट भी होना चाहिए या रॉ मटेरियल होना चाहिए। दो में से कोई ना कोई तो होना चाहिए, ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें एक इम्पैक्ट डालेंगी। गलत जगह पे अगर आपने गलत प्रोडक्ट को चूज कर लिया तो वो फिर उल्टा इफेक्ट भी आ सकता है।
ठीक है, तो इसका भी फ़ायदा अल्टीमेटली जैसे बताया गया है कि नागपुर में यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और मुंबई में भी यहाँ पर फैसिलिटी, और कई सारे और भी राज्य हैं वहाँ पर भी ये एक तरह से ईज डाउन करने की यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है, जिससे कि जो खरीदार हैं उनको भी थोड़ी सी यहाँ पर मदद मिल सके और वो आगे आके निवेश कर सकें, घर खरीद सकें। चलिए बढ़ते हैं रीट्स की और यहाँ पर बढ़ते हैं। अब भारत में 5 लिस्टेड रीट्स यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने फाइनेंशियल ईयर 2026 की चौथी तिमाही में निवेशकों को रिकॉर्ड 2,566 करोड़ रुपए यहाँ पर वितरित किए हैं। इंडियन रीट्स एसोसिएशन के मुताबिक इस रकम का फायदा 4.25 लाख से ज़्यादा यूनिट होल्डर्स को यहाँ पर मिला है। पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में इन रीट्स ने कुल 8,900 करोड़ रुपए से ज़्यादा का वितरण किया, जो पिछले साल के मुकाबले 50% यहाँ पर ज़्यादा है। इन रीट्स में ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट्स, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रीट, नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट और नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट शामिल हैं। मार्च 2026 तक भारतीय रीट का जो बाजार है उसका कुल जो एसेट वैल्यू है 2.72 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर पहुँच गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बढ़ती डिस्ट्रीब्यूशन और निवेशकों की भागीदारी से रीट्स भारतीय रियल एस्टेट निवेश का मजबूत ऑप्शन बनता जा रहा है। सर, सबसे पहले तो ये पे आउट जो किया गया है यहाँ पर 2,500 करोड़ रुपए के आसपास, उसको आसान भाषा में समझाइए कि ये होता क्या है। आप जो रीट्स है इसको अपन अगर करें तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। तो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहते हैं? तो बाकी जगह जो बेनिफिट नहीं मिलता वो रियल एस्टेट मिल जाता है। इसमें 2 बेनिफिट मिलते हैं। एक तो आपको अगर मंथली कोई इनकम है रेंटल की वो मिल जाती है, और साथ में जब आप सेल ऑफ करते हैं तो जो मार्कअप है, जो प्राइसिंग बढ़ जाती है, वो उसका बेनिफिट भी मिल जाता है। बाकी किसी भी प्रोडक्ट में आपको ये चीज़ नहीं मिलती। तो लोग रियल एस्टेट के लिए अट्रैक्ट होते हैं, किसी तरह से रियल एस्टेट में वो इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रियल एस्टेट के झमेले हैं, जिसमें प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन है या फंड्स उतने ज़्यादा नहीं हैं, तो उस तरह के झमेलों में नहीं पड़ना चाहते। तो वो चाहते हैं कि कोई दूसरा बंदा, जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं, एक सर्टेन बंदा हमारे फंड्स को मैनेज करे और हमको उसका बेनिफिट दे। तो रिट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को लेता है, डिफरेंट लोगों से पैसे कलेक्ट करता है, छोटे छोटे अमाउंट से लेके बड़े बड़े अमाउंट तक कलेक्ट करता है, और फिर वो जो रेंटल इनकम आती है उसमें से अपना एक जो भी उनका एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस के एक्सपेंसेस, वो कट ऑफ करता है, और बाकी जो प्रॉफिट होती है उसको अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, जो भी लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनमें वो उनको डिवाइड कर देता है। तो ये रिट्स का पे आउट है, जो उन्होंने साल भर में कमाया वो उसका डिवाइड कर दिया, जिसका जितना % शेयर उस हिसाब से। तो ये तो होगी रीट्स की मोटा मोटी यहाँ पर बात, जो पे आउट के तौर पे यहाँ पर दिया जाता है। सर, सुनने में काफ़ी अट्रैक्टिव है, जैसे कि आपने यहाँ पर बताया भी, लेकिन सर वास्तव में इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो? आपकी रिस्क कवर होती है। आप क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट है, आपको पता है कि ऑलरेडी इनका प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे लग रही है, वो कितना % रेंट आ रहा है, तो एक सर्टेनिटी आपको है कि रेंट आपको मिलेगा। ऑल्दो आपको अनसर्टेनिटी कहाँ पे आती है कि जो रेंट पे प्रॉपर्टी लगी हुई बाय द वे वो किसी रीजन से खाली हो गई, तो उस टाइम हल्का सा आपको लगेगा, डेंट लगेगा, क्योंकि आपको एक्चुअल प्रॉफिट में से ही पार्ट मिलना है। ऐसा नहीं कि कोई एश्योर्ड रिटर्न है कि आपको रिट्स वाले आपसे बोल रहे हैं कि हम इतना पैसा आपको देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जो प्रॉफिट आएगी उसमें से ही आपको पार्ट मिलना होता है। तो आपका जो नेगेटिव है कि अगर बाय द वे वो स्पेस खाली हो रहा है, कुछ सर्टेन टाइम के लिए खाली रहा, तो उस टाइम पे रेंट की जो प्रॉफिट होनी है वो आपको नहीं होगी। लेकिन इसमें आपकी सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि जो भी रेट्स वाले लोग होते हैं वो पूरा उसका ड्यू डिलिजेंस करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, सब कुछ प्रॉपर होता है। इसमें साथ में आप एक छोटा अमाउंट, जैसे हम अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि आपके पास में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, अब 10 लाख में आप प्रॉपर्टी ढूंढने जाएंगे तो शायद ही कोई प्रॉपर्टी मिलेगी। लेकिन आप अगर इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से आप कुछ चाहते हैं, तो आप उसमें रिट्स में इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रिट्स का जो प्रॉपर्टी का बेनिफिट है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का, उसको आप ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी बातें हैं वैसे रीट्स को लेके, काफ़ी अच्छे फीचर्स और फ़ायदे सर आपने बताए। अल्टीमेटली सर रीट्स सबसे बेस्ट सूटेड किसके लिए है यहाँ पर, किन लोगों के लिए यहाँ पर रीट्स ऑप्ट किया जा सकता है उनको? जिनके पास फंड्स कम है, छोटे अमाउंट जो लगाने चाहते हैं। दूसरे वो लोग जो कि प्रॉपर्टी को संभालना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में नहीं फंसना चाहते, और जो अपने आप को लिक्विडिटी फास्ट रखना चाहते हैं। अदरवाइज आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आप इसको सेल ऑफ करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि आपने सोचा और सेल ऑफ हो गया। बट रेट से आप अगर अपने फंड्स वापस चाहते हैं तो उनकी सर्टेन कंडीशन से उस पर आप फंड्स वापस ले सकते हैं। लिक्विडिटी रेट्स में आपकी बहुत इंप्रूव हो जाती है, और साथ ही साथ में आपको जो बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट वो मिलता है।
मतलब एक तरह से छोटे निवेशक भी जो हैं, जो बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में जैसे पैसा नहीं लगा सकते डायरेक्टली, वो छोटा छोटा निवेश करके, छोटी राशि से यहाँ पर निवेश करके रीट्स में यहाँ पर निवेश कर सकते हैं और रियल एस्टेट की जो ग्रोथ है उसका यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। मोटा माटी यहाँ पर बात ये निकल कर आती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में ऑफिस रियल एस्टेट की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन फंडिंग की कमी इस सेक्टर के विस्तार में बड़ी चुनौती बनती जा रही है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल कैपिटल फ्लो में कमी, ऊंची ब्याज दरें और निवेशकों की सतर्कता के वजह से यहां पर डेवलपर्स को वित्त जुटाने यानी कि कैश जुटाने में मुश्किल हो रही है। दूसरी ओर जीसीसीज यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी जो सेंटर्स होते हैं, आईटी कंपनियां और फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस की बढ़ती मांग से बड़े शहरों में ऑफिस स्पेस की ज़रूरत जो है वो लगातार यहां पर बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मांग मजबूत होने के बावजूद नई परियोजनाओं की गति जो है वो फंडिंग संकट की वजह से प्रभावित हो सकती है। मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली एनसीआर जैसे प्रमुख बाजारों में ऑफिस लीजिंग मजबूत बनी हुई है, लेकिन डेवलपर्स अब ज़्यादा सावधानी से निवेश कर रहे हैं। इससे आने वाले समय में प्रीमियम ऑफिस स्पेस की कीमतें और किराए में बढ़ोतरी यहाँ पर संभव हो सकती है। सर, क्या ये कमी ऑफिस की कीमतों और रेंट को एक तरह से एबनॉर्मल तरीके से यहाँ पर बढ़ा सकते हैं? अगर कमी आती है, डिमांड एंड सप्लाई में गैप बढ़ता है तो फ़र्क तो पड़ता है। अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो नेचुरली रेंटल्स नीचे आ जाते हैं और प्राइजिंग भी नीचे आती है। लेकिन अगर सप्लाई कम हो गई तो रेंटल पे और प्राइजिंग पे इम्पैक्ट आता है। रेंटल और प्राइजिंग वैसे भी आपस में रिलेटेड रहते हैं कि अगर प्राइजिंग बढ़ती तो रेंटल बढ़ेगा और रेंटल बढ़ेगा तो प्राइजिंग भी बढ़ेगी। सो दोनों चीज़ें आपस में बहुत रिलेटेड हैं। तो आप ये मान के चलिए, अगर सप्लाई कमज़ोर होती है और डिमांड की बढ़ती है तो ये तो इम्पैक्ट आने ही आना है कि जहाँ रेंटल बढ़ेगा। सर, लेकिन जो फंडिंग की कमी का यहाँ पर एक कंसर्न बन के उभर कर यहाँ पर सामने आया है, ये सिर्फ यहाँ पर ऑफिस स्पेस में दिख रही है कि दूसरे कमर्शियल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर भी ऐसी दिक्कतें जो हैं वो सामने आती हुई दिख रही हैं आपको? देखिए, जो फॉरेन का इन्वेस्टमेंट हो रहा था वो आज रुका हुआ है। अभी इंडिया में जो अनसर्टेनिटी है उस चक्कर में वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रहे हैं। बायर्स भी हल्का सा, अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, बायर्स भी हल्का सा अपने आप को होल्ड करके चल रहे हैं, रोक के चल रहे हैं कि फंड्स की रिक्वायरमेंट पता नहीं कहाँ आ जाए। तो ये 2-3 रीजन्स हैं जहाँ की वजह से फंड्स का हल्का सा फ्लो में एक रुकावट आई है और फंड्स उतना स्मूथली फ्लो नहीं हो रहा जितना कि बिल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो नेचुरली बिल्डर्स को भी थोड़ा सतर्क होकर काम करना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट्स को उस हिसाब से संभालना पड़ेगा कि वो इनके फंडिंग के अलावा कहीं और से फंडिंग, गवर्नमेंट का लोन या इस तरह का कुछ आरबीआई से बात करके। एक्चुअली सर, मैं हाँ पूछने वाला था कि इनकेस अगर फंडिंग की यहाँ पर कमी चल रही है तो क्या मतलब ऐसा रीज़न है कि क्योंकि डिमांड तो लगातार बनी हुई है यहाँ पर, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जो आपके बायर्स हैं वो तो खरीदारी करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सप्लाई जो है वो थोड़ी सी शॉर्टेज भी उसकी बनी हुई है। सरकार यहाँ पर क्या रोल प्ले कर सकती है इस नज़रिए से अगर देखें तो? सरकार जो बिल्डर्स हैं उसको लोन, बैंक लोन्स के लिए एक हल्का सा थोड़ा रिलैक्सेशन दे सकती है कि बैंक लोन वो अवेल कर पाएँ और अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा कर पाएँ। सर, वैसे क्या लग रहा है कि जो प्रॉब्लम है फंडिंग की, ये थोड़ी सी अस्थायी है, थोड़ी सी शॉर्ट टर्म के लिए है, कि आगे चल के लॉन्ग टर्म के नज़रिए से भी अगर देखा जाए तो वहाँ पर थोड़ा सा और जो ये दिक्कत है लंबी समय तक यहाँ पर चल सकती है? 100% अस्थायी है, ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से 2-4-6 महीने, साल मैक्सिमम, बस इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को आने ही आना है, दोबारा से वापस आएंगे वो तो एक अनसर्टेनिटी, इसलिए उन्होंने फंड्स वापस खींच लिए, लेकिन वो बहुत दिन तक रुकेंगे नहीं। चलिए, अस्थायी दिक्कत है, लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन फंडिंग की दिक्कत है तो फिर अभी कम से कम ऑफिस स्पेस में यहाँ पर उभर की चीज़ें सामने आई है। लेकिन आने वाले समय में जैसे कि FIIs आएंगे, जो विदेशी निवेशक है वो वापस आएंगे, तब दिक्कतें जो है वो कम होती यहाँ पर दिख सकती हैं। चलिए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों का। तो बिल्डर अब खरीदारों के पैसे से नहीं चला सकेंगे गारंटीड रिटर्न योजना। यूपी रेरा ने असल में बिल्डरों पर सख्ती बढ़ाते हुए होम बायर्स के पैसे को एश्योर्ड रिटर्न योजनाओं में लगाने पर यहाँ पर रोक लगा दी है। अब सभी रेरा पंजीकृत परियोजनाएं जो होंगी उसके लिए 3 अलग अलग बैंक खाते रखना अनिवार्य होगा, ताकि खरीदारों के धन का गलत इस्तेमाल यहाँ पर ना हो सके। नए नियमों के तहत खरीदारों से मिलने वाली राशि का बड़ा हिस्सा सीधे निर्माण कार्य में ही इस्तेमाल होगा। निकासी के लिए आर्किटेक्ट, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाण पत्र यहाँ पर जरूरी होंगे। यूपी रेरा का कहना है कि कई बिल्डर फिक्स्ड रिटर्न और गारंटीड रेंट जैसे लालच देकर निवेशकों को फंसा रहे थे। इन कदमों का उद्देश्य जो है वो परियोजनाओं में यहाँ पर पारदर्शिता बढ़ाना, फंड डाइवर्जन रोकना और घर खरीदारों के हितों की यहाँ पर रक्षा करना है। वहीं दिल्ली नगर निगम MCD ने छोटे मकानों की रेगुलराइजेशन प्रोसेस को आसान बनाते हुए 105 वर्ग मीटर तक की इमारतों के लिए फिजिकल इंस्पेक्शन की जो अनिवार्यता है
उसको यहाँ पर खत्म कर दिया है। अब लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और प्रक्रिया जो होगी वो और आसान और तेज होगी। इस फैसले का उद्देश्य भ्रष्टाचार कम करना और नागरिकों को राहत देना है। नई व्यवस्था के तहत ऑथोराइज्ड आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेशन के आधार पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे अवैध कॉलोनी में यहाँ पर रहने वाले जो हजारों परिवार हैं उनको फायदा मिलेगा और संपत्तियों का रेगुलराइजेशन यहाँ पर तेजी से पूरा हो सकेगा। सर, इन दोनों खबरों में किसी में टिप्पणी करना चाहेंगे आप? सर, बिल्डर्स पे कर लेते हैं। बिल्कुल सर। तो बेसिकली आप ऐसे लेके चलिए कि जो एसेट रिटर्न की बात हम करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि बिल्डर जो आपको कॉस्ट कोट कर रहा होता है तो दो तरह की कॉस्ट होती हैं। एक में आप रिटर्न लेना चाहें तो कॉस्ट होती है, एक रिटर्न नहीं लेना चाहें तो कॉस्ट होती है। इसका मतलब क्या होता है कि आपका पैसा ही आपको वापस करते रहते हैं वो। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब ये प्रोजेक्ट डिले हो जाए किसी रीजन से, जो कि एक्सपेक्टेड है बिल्डर को कि हमने मान ली उसने टाइमलाइन ली कि हम 4 साल में कंप्लीट करेंगे और वो 4 साल से ज़्यादा आगे चला गया, तो जो उसका रिटर्न का प्लान था वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है और वो फिर वो रिटर्न देने की स्थिति में नहीं रहता, डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो रिटर्न में जो रेरा ने जो इसको किया हुआ है ये बहुत सही कदम है। उससे बिल्डर्स को भी थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिलेगी। उनको एक जो छोटा लालच है कि हम ज़्यादा पैसा लेके वो वापस कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट वाली जो कंडीशन है वो इस पर इम्पैक्ट आएगा। कई केसेस में तो जो स्टैंडर्ड है वो 10 से 12% का रिटर्न की बात करते हैं, बट कहीं कहीं तो 18 और 24% रिटर्न की बात करते हैं, जो किसी भी हालत में फीजेबल नहीं है। मतलब वो उससे पता लगता है कि बिल्डर को अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा है और कितना डिस्पर वो अपने आप को दिखा रहा है मार्केट में कि साहब मुझे फंड चाहिए, मुझे किस तरह से फंड मिल जाए। अगर ऐसी स्थिति आ रही है, इसका आपको भी समझना चाहिए कि जहाँ ज़्यादा रिटर्न मिल रहे हैं वहाँ पे आपकी रिस्क उतनी ज़्यादा ही बढ़ जाती है। अगर बिल्डर के पास आज फंड्स नहीं हैं तो आपसे पैसे लेके वो कब तक कंप्लीट करेगा, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये बायर को ही देखना है। रेरा ने अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, ये बहुत अच्छा किया। सेंट्रलाइज गाइडलाइन होने से इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया डिसीजन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ये लेके चलिए कि कोई भी अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में ऑफिस स्पेस को परचेज कर रहा है, उसका मेन एम रहता है कि उससे वो रेंटल उसकी इनकम शुरू होगी। उसको जब बिल्डर बोलता है कि आपने आज पैसे दिए और आज से ही हम आपको रिटर्न दे रहे हैं, तो उसको लगता है कि आज से उसने प्रॉपर्टी खरीदी और आज से उसका रेंट शुरू हो गया। सो जो एक सेटिस्फैक्शन, मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है, वो उस लिहाज से उसको परचेज कर लेता है। वो मतलब उसको पता नहीं होता है, कंसिडर नहीं करता कि उसके पैसे से ही वो रिटर्न मिल रहा होता है। तो जो जनरल पब्लिक रहती है, जनरल लोग रहते हैं, उनको नहीं आइडिया होता है, बट कैलकुलेशन घूम फिर के तो उनके पैसे से ही उनको पैसा मिलना होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये बात निकल कर आती है इस खबर पे। सुरेंद्र सर, थैंक यू सो मच, आज आपने समय दिया और तमाम खबरों का बहुत बारीकी से यहाँ पर विश्लेषण किया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपसे अगले किसी एपिसोड में प्रॉपर्टी जंक्शन की मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू। तो आज का शो बस इतना ही। अब होगी आपसे अगले हफ्ते नए शो के साथ, नई खबरों के साथ मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।